हाँ जी। पहले तो आप सभी लोगों को बधाई कि आप सीएमए इंटर में आ चुके हैं। अब थोड़े सीनियर बन चुके हैं आप लोग। जिम्मेदारी अभी इसके साथ थोड़ी बढ़ चुकी है, पढ़ने को लेकर के और परिवार को लेकर के भी उम्मीदें बढ़ चुकी होगी। सो आज अब आपकी क्लास नंबर 1 है। सीएमए इंटर की भी क्लास नंबर 1 है और जो डायरेक्ट टैक्स है उसकी भी क्लास नंबर 1 ही है आपकी। आज सबसे पहले तो अपन आपका क्या करिकुलर रहने वाला है, आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है उसकी गाइडेंस भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू प्लान आवर फ्यूचर। आगे आने वाला एक साल हम कैसे प्लान करें। इधर आ जाना हूँ आपकी जगह। तो उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो आने वाला फ्यूचर प्लान करने के लिए सबसे पहले तो देखिए, अपना रिजल्ट आना अभी बाकी है। आप लोगों का अभी रिजल्ट नहीं आया बट मोस्ट ऑफ द लोग पास हो रहे हैं। और कुछ दो तीन लोगों का जिनका मुझे पता है वो उनका मैथ्स के कारण हो सकता है कि थोड़ा सा मामला लटकने की संभावना हो, क्योंकि मैथ्स का पेपर इस बार आया भी ऐसा ही था। बट जितना एज पर ट्रेंड देखा गया है कि अगर किसी के 34 मार्क्स तक भी आ रहे हैं तो आपके पास होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आईसीएमआई जो है ग्रेस मार्क्स जनरली दे देता है। और अगर एक्चुअल में मैथ्स के मार्क्स दिए जाए, क्योंकि देखो होता क्या है कि ये ओएमआर शीट से चेक होता है। डिस्क्रिप्टिव में तो क्या है कि बोले इसके 2 आ रहे इसको 3 दे दो, यहाँ पे 4 दे दो, ऐसे पास कर देते हैं। बट ओएमआर शीट में जनरली ऐसे नहीं हो पाता है, तो ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन शायद आपका गलत भी था उसके अंदर, लॉजिकली फंडामेंटली, तो उसके मार्क्स आपको मिल सकते हैं, तो 2 नंबर तो वहां से बढ़ सकते हैं आपके। और फिर बाकी लोग जो 2-3 मार्क्स है वो उनको मिल सकते हैं जिनके पास होने में कोई दिक्कत आ रही हो। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है। कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई एग्रीगेट पास हो गया हो और 38-36 पर फेल हुआ हो। बहुत ही रेयर ऐसा केस होता है कभी। तो ये जिन लोगों को ये थोड़ी सी टेंशन है तो अभी निश्चिंत रहे। आगे आने वाले रिजल्ट में हो सकता है आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आए, क्योंकि ट्रेंड ये बोलता है। हाँ, लेकिन किसी के मान लो सर मेरे तो है ना 14 मार्क्स कम पड़ रहे हैं, वो हो जाएंगे या वो पॉसिबल नहीं है। फिर तो मतलब ही क्या रह गया प्रोफेशनल एग्जाम का। तो वो तो बहुत वाइड गैप हो जाता है। तो 14-16 मार्क्स ऐसे काफ़ी सारे लोग मुझे आके बोल रहे हैं सर 16 मार्क्स का बोनस मिलेगा क्या, 14 मार्क्स का, ऐसा कुछ नहीं मिलना भाई। ठीक है। और आप में से काफ़ी लोग मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख दी गई है, आप इनको पढ़ सकते हैं। और आपने अभी तक पढ़ लिया होगा ऑनलाइन में सभी को भाई। गुड मॉर्निंग रुजल, निशा, अंकुर, रेयान, मेहुल, हर्षित, साकिब, बाकी सभी को भी गुड मॉर्निंग भाई। तो आज अपन जो अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, मैं आप लोगों को 2 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ आपके सीएमए इंटर के अंदर। इवन उसको आप 3 भी बोल सकते हो। एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि आपके ग्रुप 1 में एक ही सब्जेक्ट है, बट एक्चुअल में वो अपने आप में 2 सब्जेक्ट होते हैं। पहले इसकी 2 बुक आती थी, बट अनफॉर्चुनेटली जब न्यू सिलेबस आया तो इन 2 बुक को मिला के एक बुक बना दिया गया। पहले डायरेक्ट टैक्स ग्रुप 1 में था, इनडायरेक्ट टैक्स ग्रुप 2 में था, अलग अलग पढ़ना पड़ता था आराम से। लेकिन बाद में जैसे ही न्यू सिलेबस आया इन दोनों को ऐड करके एक बुक बना दी गई। तो अब आपकी जो बुक कहलाती है वो डीटी आईडीटी की बुक कहलाती है। सीए के अंदर पहले से ही एक थी, लेकिन सीएमए के अंदर बाद में जाके इन दोनों को एक किया गया। तो एक दिक्कत वाली बात यह है कि सबसे बड़ा सिलेबस जो है ना इसी सब्जेक्ट का आपका होने वाला है, डीटी आईडीटी, क्योंकि 2 बुक जो पहले हुआ करती थी वो मर्ज होकर के एक बुक हो गई है। ग्रुप 2 के अंदर जो सब्जेक्ट है वो है ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और फॉर्चुनेटली वो सबसे छोटा सब्जेक्ट भी है। मतलब 8 सब्जेक्ट में अगर आप सबसे छोटा सब्जेक्ट देखें, छोटा सिलेबस देखें, मतलब जिसको हम 70-80 आवर्स अप्रॉक्स में ही कंप्लीट कर सकते हैं, वो आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट होने वाला है। तो एक तरफ सबसे बड़ा सब्जेक्ट भी पढ़ने वाले, एक तरफ आप सबसे छोटा सब्जेक्ट भी पढ़ने वाले मुझसे। अभी अपन लोग बात करेंगे कि आप लोगों की पहले जनरलाइज प्लानिंग क्या होनी चाहिए, कि आप कैसे प्लान करें अपने आगे आने वाले टाइम को। देखिए, सीएमए इंटरमीडिएट जो आप पढ़ रहे हैं, सीएमए इंटर के अंदर 2 ग्रुप्स है, ये आप लोगों को पता भी होगा। काफी सारे लोगों का सवाल ये होता है कि सर एक ग्रुप दूं या 2 ग्रुप दूं। उसके बारे में भी मैं आपको क्लेरिफिकेशन देने वाला हूं कि किसे एक ग्रुप देना चाहिए, किसे दोनों ग्रुप देने चाहिए, दोनों को देने के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, इस पर बात करते हैं। देखिए, यहां पर सीएमए इंटर के अंदर आप ग्रुप 1 में देखेंगे तो मैंने लिखा है 4+1=5 सब्जेक्ट। वो क्यों लिखा है वो मैंने आपको अभी अभी बताया, कि जो टैक्स है उसमें डीटी आईडीटी एक साथ ही है, बट वो एक्चुअल में देखोगे तो 2 सब्जेक्ट के बराबर का कंटेंट है। तो इस वजह से मैं यूं बोल सकता हूं 4+1 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट आपके यहां पर है, और ग्रुप 2 के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। अगर कोई एक ग्रुप देता है,
सिंगल ग्रुप, मान लो किसी ने ग्रुप 1 दिया, तो टोटल कितने मार्क्स के पेपर होंगे पता है ये तो किसी को? 400 नंबर के, जिसमें से लाने कितने होते हैं हमको? 200। ये काम तो आपने अभी भी किया है, फाउंडेशन में भी यही क्राइटेरिया, 400 मार्क्स के पेपर होंगे, आपको लाने कितने होंगे? 200 मार्क्स। अब लेकिन इसमें एक और कंडीशन होती है कि ईच सब्जेक्ट में कितने लाने होते हैं? 40 मार्क्स। अगर आप ये क्राइटेरिया करते हैं तो ग्रुप 1 आपका पास हो जाता है। अगर सर मान लीजिए कि मेरे है ना सब में 40-40 आ गए, एक में 40, फिर एक में, दूसरे में, सबको पास कर लिया मैंने, टोटल कितने हुए? क्या आप पास होंगे? नहीं होंगे आप पास। अब लेकिन सर ग्रुप 2 की बात करते हैं, मान लो ग्रुप 2 किसी ने दिया, मतलब दोनों ग्रुप दिए, सिंगल सिंगल ग्रुप दोगे तो सेम क्राइटेरिया है। आपको मान लो पेपर नंबर 9 ओएमएसएम है, उसमें अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो इजीली 60-70 मार्क्स तक पहुंच सकते हो। फिर मान लो एक पेपर नंबर 10 है कंपनी अकाउंट्स, वो भी आसान होता है, उसमें आप 60 ले आए। पेपर नंबर 11 मॉडरेटली एवरेज हार्ड पेपर बोल सकता हूं मैं, इसमें भी आप 60 ले आए। पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़ा सा हार्ड साइड में रहता है, इसमें मान लीजिए कोई 55 ले आए। टोटल कितने मार्क्स हो गए देखो इसके, टोटल मार्क्स ऐड करो कितने हो गए? 145, 245 हो गए। अगर इसने दोनों ग्रुप दिए हैं, मान लो इसमें 160, इसमें 245, टोटल कितने हुए? अगर दोनों को ऐड कर दे तो 40, ये पास हो गया, ये स्टूडेंट पास हो गया। कैसे पास हो गया सर? दोनों ग्रुप पास हो गया ऊपर से, एक ग्रुप भी नहीं। मतलब क्या है कि जब आप एक ग्रुप देते हो तो एक ग्रुप का एग्रीगेट देखा जाता है, और जब आप दो ग्रुप देते हो तो दो का एग्रीगेट देखा जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि जब हम दो ग्रुप्स को अपीयर करते हैं तो यहां पर होता क्या है कि मान लीजिए आप किसी दो सब्जेक्ट में, तीन सब्जेक्ट में 40-40 भी ले आए, आपके खराब भी हो गए पेपर, लेकिन अगर आप दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करके ओवरऑल में 400 पास कर लेते हो, पार कर लेते हो, तो यू विल बी कंसिडर्ड एज पास। वहीं सिंगल ग्रुप देने वाले को एक फायदा होता है कि उसका एक दिन छोड़ के एक दिन एग्जाम होता है, ठीक है, अल्टरनेट डेज एग्जाम होते हैं। नुकसान क्या होता है कि उसे सेट ऑफ बेनिफिट नहीं मिलता। ये जो हम बोल रहे हैं ये सेट ऑफ बेनिफिट है कि एक ग्रुप के मार्क्स दूसरे ग्रुप के साथ में ऐड ऑन हो जाना। तो ये सेट ऑफ बेनिफिट जो है आपको बोथ ग्रुप देने पर ही मिलेगा। तो एक फायदा है कि ये अल्टरनेट होते हैं, नुकसान है कि सेट ऑफ बेनिफिट नहीं मिलता सिंगल ग्रुप देने पर, और बोथ ग्रुप देने पर फायदा यह है कि सेट ऑफ बेनिफिट मिल जाता है। दूसरी बात मैं यहां पर करता हूं कि जो लोग सोचते हैं कि मुझे इंटर में ऑल इंडिया रैंक लानी है, वो ऑल इंडिया रैंक सिर्फ बोथ ग्रुप देने पर ही आती है, सिंगल ग्रुप देने पर ऑल इंडिया रैंक नहीं आती है। तो अगर किसी का ड्रीम ये है, कोई ये सोचता है कि भाई मुझे ऑल इंडिया रैंक लानी है, तो उसको बोथ ग्रुप ही अपीयर करने हैं, ये ध्यान रखें। आ जाओ आ जाओ कहीं, आपको अभी दो रूम नंबर 2 दे देंगे थोड़ी देर बाद में, अभी तो यहाँ आ जाओ, छोटे छोटे हो ना तुम, हो जाएगा एडजस्ट। अच्छा ये टूट गई क्या? गेट बंद कर देना। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई कि भाई बोथ ग्रुप देने में सबसे बड़ा फायदा है सेट ऑफ का, और सिंगल ग्रुप देने में फायदा है अल्टरनेट डेज का। अब इसमें मैं और बातें आपको बताता हूं। सब्जेक्ट की डिजाइनिंग, कैसे सब्जेक्ट डिजाइन करे गए। ग्रुप 1 में आपके जो सब्जेक्ट है ना वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन और लॉ। ये चार सब्जेक्ट आप लोगों के। दोनों ग्रुप में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो दोनों ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप ज्यादा बड़ा है। अगर आप देखें कि मान लो मैं फर्स्ट ग्रुप को 120% पे रखता हूं, उसको 100% पे रखता हूं, मतलब फर्स्ट ग्रुप का सिलेबस सेकंड ग्रुप के कंपैरिजन में 20% ज्यादा है अगर यहां देखा जाए तो। अब ये 20% ज्यादा सिलेबस है, अगर कोई सर एक ग्रुप दे तो उसे कम पढ़ना पड़ता होगा, और दो ग्रुप दे तो ज्यादा पढ़ना पड़ता होगा। अगर मैं टोटल ड्यूरेशन वाइज बताऊं तो दोनों को सेम ही पढ़ना है। आज मान लीजिए कोई एक ग्रुप करना शुरू करता है तो भी उसका सिलेबस जुलाई में ही होगा, कोई बोथ ग्रुप करता है तो भी उसका सिलेबस जुलाई में ही होगा, क्योंकि ये सिम्युल्टेनियसली चलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, सर काफी लोग सोचते हैं कि सर मैं एक ग्रुप दूंगा तो मेरे कितने आवर्स की क्लास होगी? आपकी 4 to 5 आवर्स की क्लास होगी। बोथ ग्रुप दोगे तो लगभग 8 आवर्स की क्लास होगी।
बोथ ग्रुप में कुछ सब्जेक्ट छोटे हैं, जैसे ये सेकंड ग्रुप में ओएमएसएम छोटा है, और जनरली कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं जब फर्स्ट ग्रुप का लॉ जो है ना वो भी छोटा है, वो पूरा होने के बाद भी स्टार्ट किया जा सकता है और वो सब साथ में ही पूरे होंगे। तो आपको अगर बोथ ग्रुप देना है तो फ्यूचर में जाके 8 आवर्स के लिए प्रिपेयर रहे, 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा 3 महीने के लिए। ऐसा नहीं कि पूरी थ्रू आउट दी आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। अभी बाकी बच्चे पढ़ भी रहे, लेकिन इसमें एक अच्छी बात और खराब बात दोनों बता देता हूं। अच्छी बात क्या है कि सर 6 महीने में निपट तो गए, आज नहीं तो कल तो पढ़ना ही था। आप शॉर्ट ड्यूरेशन में सीएमए बनोगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको पढ़ना तो आज नहीं तो कल हो गई। तो कई लोगों की सोच ये होती है सर आज मैं 3 घंटे ज्यादा दे देता हूं 3-4 महीने के लिए और मेरा सिलेबस यहीं पे खत्म, मेरी टेंशन यहीं पे खत्म, अब मुझे खुद को पढ़ना है, खुद को देखना है। नहीं तो अब बोथ ग्रुप सिंगल सिंगल ग्रुप करके देने वाले का सबसे बड़ा कैच बताता हूं क्या होता है। सपोज करो कि कोई बच्चा एक ग्रुप देता है, अच्छी बात क्या हुई कि उसे कम पढ़ना पड़ा कंपेयर टू अदर्स 3 घंटे डेली। खराब बात क्या होगी, सपोज करो आपने एक ग्रुप दिया, इंटर में कभी कोई ऐसे नहीं बोल सकता जैसे आप फाउंडेशन में बोल रहे हो मैं तो पास ही हो रहा हूं। जब तक हाथ में रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक कोई भी कमिटमेंट नहीं करता कि भाई मैं पास हूं या फेल हूं, ये कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता। अब जैसे अभी कई सारे बच्चों ने एग्जाम दिया, वो क्या करेंगे, अब कुछ दिन बाद आएंगे 5-7 दिन बाद, और वो ग्रुप 2 की तैयारी स्टार्ट कर देंगे जिसने ग्रुप 1 दिया होगा। अब वो ग्रुप 2 की तैयारी स्टार्ट कर रहा है, उसका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आएगा 23 फरवरी 21 फरवरी को। अब उस समय अगर वो पास हो जाता है तो सब कुछ ठीक है एज पर प्लान। अगर वो फेल हो जाता है तो फिर उसकी वहां से दिक्कतें शुरू है। अब फिर वो मेरे पास आएगा, बोलेगा सर अब मैं क्या करूं बताओ, जून में दोनों ग्रुप दूं, या जो फेल हो गया है उसको दूं, या जो ये पढ़ना स्टार्ट कर चुका हूं उसको दूं। और ये जो चक्र है ना, इसमें जब बच्चा उलझ जाता है ना तो उसको प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। अब वो रात को बैठ के 2-3 दिन तो यही सोचेगा, और उसके जो वो 7 दिन है अगर वो क्लियर नहीं होता तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उस टाइम में उस चक्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप मान लो बोथ ग्रुप देके फेल हो जाते हैं तो एक चीज तो क्लियर है कि अपन फेल है और अपने को वापस बोथ ग्रुप देने। सिंगल ग्रुप देके फेल होने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों में क्या आती है कि सर अब वो दूसरा वाला ग्रुप दूं या जिसको देके फेल हो चुका हूं वो वाला दूं। ये डिसीजन मेकिंग स्टूडेंट टू स्टूडेंट बेसिस पर होती है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है सिंगल ग्रुप की है। तो एक फायदा है, एक नुकसान है। मेरी क्या रिकमेंडेशन है भाई, देखो मेरी क्या, आप जितने भी स्टूडेंट बने हैं कम टाइम में शॉर्ट ड्यूरेशन में, उनकी रिकमेंडेशन हमेशा बोथ ग्रुप ही रहती है। सिंगल ग्रुप की रिकमेंडेशन उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका कैलिबर ज्यादा नहीं है, उनको लगता है सर मैं तो 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ने वाला एवरेज स्टूडेंट हूं, मुझसे मेहनत नहीं हो सकती उसमें। लेकिन बात क्या होगी कि वो जो सीएमए बनेगा ना, वो पर्सन वो सीएमए बनेगा 4.5-5 साल में जाकर के, और बोथ ग्रुप देने वाला बच्चा सीएमए बन जाएगा 3 साल के अंदर, क्योंकि आप एक एक साल के अंदर क्लियर कर लेंगे आपके सारे लेवल। और अगर आप 6-6 महीने करके देते हैं तो आपकी टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स बढ़ जाएगी। तो ये फायदे और नुकसान दोनों है सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप के। काफी सारे बच्चे जब फाउंडेशन करते हैं या अभी कर लेते हैं या रिजल्ट आ जाता है तो उनको लगता है अपन सब कुछ कर लेंगे, और वो मुझे आकर के पूछते हैं सर जून में ही एक ग्रुप दे दूं क्या, ऐसे भी सवाल होते हैं। देखो वो मेरी तरफ से कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। लगभग लगभग आपको 6 से 7 महीने तो क्लासे कंप्लीट करने में लगता ही है। अगर उससे जल्दी क्लासे कंप्लीट अगर आप करेंगे तो होगा क्या, सर मान लीजिए जो चीज 6 महीने में पढ़ी जाती है वो मैं 3 महीने में पढ़ना चाहता हूं, तो मैं पढ़ तो लूंगा, लेकिन आपको पता होगा कि जब आप क्लास में पढ़ेंगे तो आपकी एक रिटेंशन पावर होती है, वो रिटेंशन पावर नहीं आ पाएगी, वो रिटेंशन पावर नहीं आ पाएगी। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि कम समय के अंदर आपको, जैसे सपोज करिए कि आपको मैं बोलूं कि आपको इंटर पहली बार ही पढ़ना है, मैं 3 महीने में करा दूंगा या 4 महीने में करा दूंगा। कई सारे इंस्टीट्यूशन ऐसी पॉलिसी फॉलो भी करते हैं कि 4 महीने में करा दो फिर टेस्ट लेते रहो, लेकिन मेरा ये कहीं से भी विजन नहीं है या उद्देश्य नहीं है। एटलीस्ट आपको 6 से 7 महीने आपकी पढ़ाई को देने चाहिए, क्योंकि ये जो पढ़ाई आप करने वाले हो ना, जैसे फाउंडेशन की पढ़ाई की एक सच्चाई बताता हूं, आप पास हो गए, लगभग लगभग उससे रिलेशन आपका खत्म हो गया, सिर्फ लॉ काम आएगी आगे। मैथ्स आपके अब जिंदगी भर कहीं आनी नहीं है, कोई लेना देना नहीं। इकोनॉमिक्स भी आएगी थोड़ी बहुत, फाइनल के अंदर वही सेम इकोनॉमिक्स आएगी जो आपने फाउंडेशन में पढ़ी। इसके अलावा एक और कौन सा है, अकाउंट्स है। अकाउंट्स के 1-2 चैप्टर आएंगे, बाकी नहीं आएंगे 2-3 चैप्टर, लेकिन वो लिंकिंग तो होती होती है। लेकिन आप देखोगे तो मेजर वो जो पढ़ाई आपने करी है ना, वो एक एंट्रेंस एग्जाम है।
फाउंडेशन पास करके आपने क्या किया है कि सीएमए कोर्स में अब आपकी एंट्री हुई है, चाहे आपने सेलेक्ट उसको पहले कर लिया था बट उसने आपको सेलेक्ट करा। अब आप सीएमए इंटर में आए हो। अब यहां से जो पढ़ाई है ना, वो इंडस्ट्री की पढ़ाई है। यहां जो बोर्ड पे मैं आपको लिख के पढ़ा दूंगा वही होता है दुनिया में, वही हर जगह मिलेगा आपको। ऐसे नहीं है कि मैंने यहां कुछ और बोल दिया सर, एक्चुअल लाइफ में तो कुछ और हो रहा है, ऐसा नहीं है। टैक्स में जो मैंने बोल दिया वो कहीं पढ़ लो, किसी से पूछ लो, कुछ ही कर लो, वैसा ही मिलेगा। तो ये ऐसी चीजें हैं जो यहां पर आप पढ़ेंगे, चाहे अकाउंटिंग पढ़े, कॉस्टिंग पढ़े, टैक्सेशन, लॉ, यहां पर सारी चीजें। लॉ तो आप फाउंडेशन में पढ़ चुके हो, तो आपको पता है सर जैसा लॉ में लिखा है वैसा ही होगा, उसी को मानना है। ऐसे थोड़ी बोल सकता है नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा, मेरे अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ये है, नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट तो वही मानेगी जो लॉ में लिखी हुई है। तो यहां पर जितने भी सब्जेक्ट आने वाले ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। इवन काफी सारे लोग सीएमए इंटर पास करके भी जॉब लग जाते हैं। आपको मैं काफी सारी वैकेंसीज ऐसी दिखा सकता हूं जिसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी, सीएमए इंटर। सीएमए इंटर पास करके ही बन जाएंगे आप, जॉब लग जाएंगे आप। तो ऐसी भी वैकेंसीज आती है। वो क्यों ले रहे हैं सर सीएमए इंटर को? या तो ट्रेनिंग करता है सीएमए इंटर वाला, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता या फैमिली कंडीशन ऐसी होती है उनको जॉब करनी पड़ती है, तो जॉब भी कर सकता है सीएमए इंटर पास भी। ठीक है, आजकल एक नई स्कीम और आने वाली है थोड़े टाइम के अंदर। उसमें क्या होगा, सीए के अंदर तो इंप्लीमेंट हो गई, अगर कोई सीए इंटर पास कर लेगा ना तो उसको सीए इंटर पास की डिग्री देनी पड़ेगी, और वो सीए इंटर पास की डिग्री के बेस पे भी जॉब कर पाएगा। बहुत जल्द आपको सीएमए में भी यही देखने को मिलेगा। अब क्या होता है, सीए में आपको पता होगा जिससे पूछो उसका क्या है, फाइनल रह रहा है, फाइनल का एक ग्रुप रह रहा है, बाकी तो हो गया। ये सारी चीजें आपको देखने को, मतलब उसमें सक्सेस रेशियो काफी कम था। इस वजह से उसमें बोला कि भाई हम इंटर से डिग्री दे देते ताकि अगला जिंदगी में तो कुछ कर ले उस डिग्री के बेस पर, नहीं तो वो पास ही नहीं माना जाता था। इसी तरीके से सीएमए के अंदर इन फ्यूचर क्या होगा कि जो इंटर पास है वहां से डिग्री देने लगेंगे ताकि आप उस डिग्री के बेस पर भी जॉब पाए। आज भी आती है वैकेंसी बट वो डिग्री हो जाएगी कि मैं इतना क्वालिफाइड हूं, तो वो कंसिडर किया जाएगा। तो ये सारी बातें तो हो गई कि आपको बोथ ग्रुप देना चाहिए, सिंगल ग्रुप देना चाहिए। और मान लो किसी बच्चे का मन नहीं बना पा रहा कि सर मुझे नहीं समझ आ रहा, तो आप थोड़े दिन पढ़ो, आप खुद ही मन बना लेना कि सर हाँ अपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरी रिकमेंडेशन, या जितने भी अच्छे बच्चे पास हुए टॉपर्स, उनकी रिकमेंडेशन हमेशा बोथ ग्रुप होगी। एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी 3 4 6 महीने के लिए, लेकिन उसके बाद में आप लाइफ में फ्री है कि मेरा ये लेवल तो हो गया। और आपको टारगेट ये रखना चाहिए कि जब आपकी ग्रेजुएशन हो उसके साथ साथ ही आप सीएमए बन करके निकलने चाहिए। ये टारगेट अपनी लाइफ में रखो कि सर ग्रेजुएशन के बाद ही मुझे कोशिश करनी है सीएमए बन के निकलना है, साथ साथ ही या उसके 6 महीने बाद ही, जिनका फर्स्ट ईयर में हो लो। और जिनका ऑलरेडी फर्स्ट ईयर हो गया है तो उसको 1 साल बाद का ट्राई करना है। अब बात मैं करता हूं कि जब ये सीएमए इंटर आप पढ़ेंगे तो इसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे। चलिए, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ग्रुप 2 के सब्जेक्ट क्या है। देखो, ग्रुप 2 में कुछ तो सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे ऑपरेशन मैनेजमेंट, इसका नाम आपने कभी नहीं सुना, इसमें क्या चीजें हैं वो भी आपने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन है बड़ी आसान। दूसरा सब्जेक्ट है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप क्या सीखेंगे, आप स्टॉक मार्केट को अगर पसंद करते हैं तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीजें, और अलग अलग टाइप ऑफ के, कोई कंपनी को ये डिसीजन लेना है कि मुझे कोई नई मशीन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, मतलब मुझे कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड चीजें सीखेंगे जो शिवम सर पढ़ाएंगे आपको। और भी काफी सारी ऐसी चीजें जो फाइनेंस वर्ल्ड की है, मतलब पैसे की ही बातें होगी अल्टीमेटली उसके अंदर। एक कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट है। आपने एक 11th 12th क्लास में कंपनी अकाउंट्स पढ़ी होगी, इश्यू ऑफ शेयर्स वगैरह, आप इशू करके छोड़ देते हो उस अकाउंट को। अब उसके बाद में क्या होगा, और भी होते हैं, रिडम्पशन, बायबैक, अंडर राइटिंग, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, मतलब कंपनीज से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स है ना वो आप पढ़ोगे, वो 50 नंबर का है। फिर जो अकाउंटिंग होती है उसको चेक जो करता है ना उसको बोलते हैं ऑडिट। अकाउंटिंग होने के बाद में वो ऑडिट भी उसके अंदर है। वो थ्योरी सब्जेक्ट है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, आसानी से हो जाएगा। और फिर आपका एक सब्जेक्ट कौन सा बच गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्टिंग है। ग्रुप 1 में जो कॉस्टिंग है और ग्रुप 2 में जो कॉस्टिंग है, दोनों कॉस्टिंग है। ग्रुप 1 की कॉस्टिंग का एडवांस लेवल मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ग्रुप 1 की कॉस्टिंग में आपको दिलीप सर पढ़ाएंगे, ग्रुप 2 की कॉस्टिंग में आपको आकाश सर पढ़ाएंगे। अभी देखो ये सब्जेक्ट्स क्या क्या है। लॉ एंड एथिक्स आपका सब्जेक्ट है, पेपर नंबर 5, इसमें आपको पढ़नी है थ्योरी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होली प्रैक्टिकल है। लॉ एंड एथिक्स आपको प्रतीक सर पढ़ाएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो आपको शिवम सर पढ़ाने वाले हैं। डायरेक्ट टैक्स जो है और इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये अपने आप में 2 सब्जेक्ट है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको जैसा मैंने बताया दिलीप सर पढ़ाएंगे।
ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वैष्णवी मैम पढ़ाती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट शिवम सर पढ़ाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आकाश सर पढ़ाएंगे। तो ये आपके सब्जेक्ट्स होने वाले हैं सारे के सारे सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर। अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की जिसके लिए अपन ने क्लास स्टार्ट करी थी, दैट इज टैक्स। यस, बोथ ग्रुप में 8 डेज में कंटिन्यू होते हैं। देखो इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है, अल्टरनेट डेज कर रखा है एग्जाम। ठीक है, 8 डेज कंटिन्यू एग्जाम होते हैं। अपने को देखने में बहुत भारी लगता है। जब आप टेस्ट सीरीज दे के आदी हो जाओगे ना उसके, आज तो आपने एक दिन में 4 दे दिए। कभी सोचा था लाइफ में कि एक दिन में 4 देंगे? 12th में क्या आता है, एक एग्जाम होता है, फिर अकाउंट्स के पहले तो शायद बहुत दिन की छुट्टी रहती है, कितने दिन की आती है, और आप सोचा आपका अब एक दिन में ही ले लिया। तो धीरे धीरे आपका जो है वो कैपेबिलिटीज बढ़ती है। इवन सीएमए इंटर के भी पहले एक दिन में 2 एग्जाम होते थे। मतलब सुबह एक एग्जाम होगा 3 घंटे का, शाम को एक एग्जाम होगा, 4 दिन में 8 पेपर खत्म हो जाते थे। ऐसे भी एग्जाम्स होते थे और ऐसे भी रिजल्ट्स आते थे। जब ऐसा आता था न्यूज़पेपर में जयपुर से सीएमए में कोई पास नहीं, ऐसे रिजल्ट आया करते थे। फिर धीरे धीरे बढ़ा। मेरे टाइम पे रिजल्ट था 0.43% सीएमए का, ये रिजल्ट परसेंटेज था 0.43%। ऐसे भी रिजल्ट आते थे। आप तो उस दौर में जी रहे हो जिसमें रिजल्ट बहुत अच्छा है। मतलब ये बहुत अच्छे दौर में आप रिजल्ट परसेंटेज में आप सीएमए में एंट्री लियो। अदरवाइज पहले तो ऐसे मानते थे कि भाई जैसे ऐसे होता था ना कि भाई इससे सीएमए नहीं हो रहा, तो ऐसे बोलते थे इससे सीए तो पॉसिबल ही नहीं है फिर होगा। आज के समय ये बोलते हैं मतलब सीएमए नहीं हो रहा तो सीए नहीं होगा, थोड़ा सा पेपर का लेवल का डिफरेंस है। बट पहले क्या हुआ करता था, पहले ये होता था कि भाई अगर इसने सीएमए कर लिया तो सीए तो क्या ही है इसके आगे। ऐसे पेपर्स के लेवल और ऐसी चीजें आती थी। बट अब धीरे धीरे दोनों ने मॉडरेट कर दिया। परसेंटेज वाइज देखे तो आज सीए का भी उतना है और सीएमए का भी उतना है। इवन सीएमए का तो कम चल रहा है अभी, आप देखोगे 1-2 अटेम्प्ट से। तो अब मैं बात कर रहा हूं देखो टैक्सेशन की। भाई जो सब्जेक्ट अपन पढ़ने वाले हैं ग्रुप 1 के अंदर अपना है पेपर नंबर 7, टैक्सेशन। अच्छा, टैक्स क्या होता है, आपने कुछ पढ़ा हो, जाना हो तो पहले तो मुझे आप लोग बताइए कि आप क्या जानते हो। बताओ, कुछ भी बताओ, ऐसे अब डिस्कशन करना है अपने को। ऐसे नहीं है कि भाई अपन चलने दो। बताओ आपके मन में जो भी हो सब्जेक्ट को लेकर। कुछ भी तो पढ़ा तो होगा, जाना तो होगा। टैक्स क्या होता है ऐसे ही बता दो। इनकम टैक्स होता है, और बताओ और किस। कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, सर्विस सर्विस टैक्स, और ये तो नाम बता दिया आपने। ये भी बता सकते हो टैक्स होता क्या है। टैक्स की अलग अलग रेट होती है। ठीक है, सबने अपने अपने बताया। देखो ये जो आप बता रहे हो ना, ये टैक्स के नाम है, टाइप्स ऑफ टैक्स। टैक्स होता क्या है एक्चुअल में? गवर्नमेंट की इनकम। बहुत बढ़िया। देखो क्या है, गवर्नमेंट की इनकम टैक्स से अपन ने ये बोला। अब इसको थोड़ा सा भाई लॉ में ले जाते हैं, टैक्स को क्या बोला गया है। अगर मैं टैक्स की डेफिनेशन देखूं कि भाई टैक्स क्या है, तो उसमें बोला गया, मैं पहले आपके सामने लिख रहा हूं कि क्या डेफिनेशन दे रखी है। अभी आपको लिखना नहीं है, नोट तभी करना जब मैं बताऊंगा। टैक्स इज ए कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ और स्टेट्यूट। सर ये डेफिनेशन लिख दी, टैक्स क्या थ्योरी सब्जेक्ट है? भाई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है अभी। लेकिन आप जब बेसिक्स पढ़ेंगे तो इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्सिंग आएगी। अच्छा, टैक्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा टैक्स इज ए कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ और स्टेट्यूट। कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी का मतलब क्या है? जैसे मान लो सपोज करो कि मैंने इस बच्चे को पकड़ा और मैंने बोला चल तेरे वॉलेट में दिखा कितने रुपए हैं, मैंने निकाल के रख लिए, बोल चल निकल यहाँ से, अपने हो गए। ये भी कंपलसरी एक्सटोर्शन है। तो ये कंपलसरी एक्सटोर्शन जो किया जा रहा है, क्या मैं ये बोलूं ये तो टैक्स है? भाई मैं टैक्स और पढ़ाता हूं तो मैं टैक्स का टीचर हूं, मैंने तुझसे टैक्स ले लिया। ऐसे तो सभी टैक्स लेंगे। तुम बाद में बोलोगे सर हम पढ़ते हैं तो हम भी ले लेंगे ऐसे। तो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन कई सारे लोग आपने देखा होगा ना मूवीज में, चल भाई हफ्ता निकाल रहे, हफ्ता निकाल, फिर वो हफ्ता लेते हैं। तो क्या वो टैक्स है? उनके अनुसार तो वो टैक्स ही होता है कि भाई हमारा टैक्स है, यहाँ पे दुकान चलानी है तो देना पड़ेगा। बट वो तो हफ्ता वसूली है।
लेकिन यहाँ बोल तो यही रहे भाई, टैक्स एक कंपलसरी एक्सटोर्शन है, मतलब कंपलसरीली लिया जाता है। लेकिन साथ में एक क्या बोल रहे हैं, मनी का। यहाँ पे एक बात देखोगे तो मनी वर्ड बोला गया है। मनी से मतलब क्या है भाई? अब मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो यूं बोले, सर देखो पैसे तो टैक्स के तो नहीं है, एक काम करो ये वॉच पहन रखी, ये खोल के दे देता हूं, गवर्नमेंट को ऐसे बोल रहा है। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आपको अगर टैक्स देना है ना तो कैसे देना पड़ेगा? मनी के फॉर्म में ही देना पड़ेगा। और एक और वर्ड जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पे, इसका कारण भी मैं बताऊंगा, अंडर एनी लॉ। मतलब लॉ के अनुसार पैसा लिया जाना चाहिए। आज सपोज करो कि आपको ऐसे पता चल जाए गलती से भी कि है ना, सिग्नल तोड़ने पर, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर कोई फाइन या पेनल्टी लॉ में नहीं लिख रखी, तो आप दोगे क्या? पॉसिबल? लिख रखा है तो ही नहीं देते लोग। तो नहीं लिख रखा होता तो बिल्कुल ही भूल जाते, बोले ये पकड़ो 100 रुपए जाने दो। तो लिख रखा है तभी नहीं देते। तो ऑब्वियस सी बात है कि सर नहीं लिखा होता तो कोई ना दे पैसा, पॉसिबल ही नहीं है कि दे दे। अब इसीलिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, उसके लिए बनाना पड़ता है लॉ। आज इनकम टैक्स लिया जा रहा है, आप सब देखते हैं, या जीएसटी आप रोज देते हैं डेली। क्या उनके लिए लॉ बने हुए, या ऐसे ही गवर्नमेंट ने बोला कल से जीएसटी दे देना? लॉ बनाए उन्होंने, पूरे लॉ बनाए। इसका मतलब ये तो क्लियर है सर कि जो भी टैक्स हमारे देश में, या जो भी पैसा सरकार हमसे ले रही है, उसके लिए उन्होंने क्या बना रखे हैं? लॉ, कानून बना रखे हैं। ऐसे नहीं ले सकती भाई कि ऐसे ही पैसा दे दो। अच्छा अब एक बात बताओ, आप में से कभी किसी ने टैक्स दिया है? किस किस ने दिया? हाथ खड़ा करो। सबने दिया है? अभी तो मना कर रहे थे शुरुआत में, तो किसने दिया है? सब टैक्स देते हो आप। आप देखो यहां बैठे हो तो भी टैक्स दे रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो इसमें भी टैक्स है, मैं बोल रहा हूं इसमें भी टैक्स है, ये लैपटॉप है इसमें भी टैक्स है, ये बोर्ड में भी टैक्स है, आप सुबह उठ के ब्रश करते हो उसमें भी टैक्स है, खाना खाते हो उसमें भी टैक्स है, फिर कपड़े पहनते हो उसमें भी टैक्स है, जिस गाड़ी का यूज करके आप आए हो उसमें भी टैक्स है, जो पेट्रोल आपने भराया उसमें भी टैक्स है, जिस रोड पे आप चल के आए हो उसमें भी टैक्स है, ठीक है, जहां आप खड़े होके नीचे उतरे उसमें भी टैक्स है। अब आपको हवाओं में टैक्स फील होने लगेगा, बोले सर वही बच गया है चारों तरफ। तो टैक्स हर तरफ है भाई, अपन सुबह से लेके शाम तक टैक्स ही देते रहते हैं, अगर आप नोटिस करो तो मतलब इतना सारा टैक्स आप दिन भर देते हो, तो कोई पुलिस वाला पकड़े तो बोल देना देख मेरे टैक्स से तेरी सैलरी आ रही है। सही बात है, ठीक है, अपने पैसे से ही मिल रही है सैलरी उनको, और कहां से जा रही है? और कहीं से नहीं जा रही। कोई भी सरकारी आदमी मिले, बोले आपकी सैलरी हम ही देते हैं, बोले कैसे? बोले टैक्स भरते हैं उसी से तो आती है, और कहां से आएगी भाई सरकार का? मतलब ये जितने भी सरकार के सिस्टम चल रहे हैं, इनके पास में पैसा कहां से आ रहा है? हम ही दे रहे हैं। हाँ चलिए, आप इनकम टैक्स नहीं देते, लोगों की नजरों में टैक्स मतलब इनकम टैक्स ही है, लेकिन भाई जो जीएसटी है वो तो हर रोज दे के आ रहे हो, वो तो देते ही हो ना। कोई भी चीज खरीदते हो उसमें, मान लो आपने जोमेटो से कुछ ऑर्डर करा, ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर करा, उसमें भी तो दिखाते हैं कि इतना टैक्स लग रहा है आपका। तो आप ये ध्यान रखें कि आप में से हर व्यक्ति, हर नागरिक जन्म लेते ही टैक्स देने लग जाता है, टैक्स शुरू हो जाता है उसका, मरने पे छोड़ा हुआ है बस। वो मैं आपको जीएसटी में बताऊंगा कि भाई मरने से रिलेटेड चीजों पर छोड़ा हुआ है, मरने पर छोड़ा हुआ है, मारने वाले को नहीं छोड़ा हुआ। मतलब क्या है सर ये? आप सपोज करो कि ए ने बी को, है ना, ए ने बी को सुपारी दी किसी के नाम की कि सी को उड़ाना है, 5 लाख रुपए, पकड़ लिया उसको बाद में। आप तो ये बताओ एज पर लॉ उससे टैक्स ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? पकड़ लिया उसको जेल में डालेंगे? नहीं ले सकते, उससे भी ले सकते हैं। तो सर ये क्या है, एक तो सुपारी ले रहा, वो उसको उड़ा देगा, टैक्स लेगा तो। अच्छा मान लो कि एक व्यक्ति को पकड़ा, अब चलो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। अभी ये जैसे नेताओं वगैरह के यहाँ पर ईडी के छापे पड़ते हैं, ईडी आती है, पैसा लेती है, क्या उस पर टैक्स लेंगे कि नहीं लेंगे? बताओ। उस पैसे को क्या बोलते हैं? ब्लैक मनी। और सुपारी देके जो पैसा कमाया होगा वो भी तो उसके घर में ही पड़ा होगा, वो भी ब्लैक मनी है। कल को उसको पकड़ लिया तो उससे उस पे भी टैक्स लेंगे। सर कोई स्मगलिंग करता है ड्रग्स की, उससे पैसा कमाता है, क्या उससे टैक्स लेंगे क्या? सर जब तक पता नहीं चल रहा तब तक तो कैसे लेंगे? वो आके थोड़ी बताएगा लो मैंने मर्डर करा, आपका हिस्सा पकड़ो, ऐसे तो पॉसिबल है नहीं। तो लेकिन कभी तो पता चलेगा, और जब पता चलेगा तो उसके पैसों का भी पता चलेगा कि भाई इसके पास में इतना ब्लैक मनी पड़ा है, उसके ऊपर भी टैक्स लिया जाएगा।
तो एक बात दिमाग में बैठा के रख लेना, अभी मैं आपको लिखवाऊंगा अभी आगे, इनकम चाहे लीगल हो या इलीगल हो, टैक्स तो देना पड़ेगा। तो जब वो इलीगल इलीगल को ही नहीं छोड़ रहे, तो अपन को तो सुबह से लेके शाम तक कहीं छोड़ेंगे? बोले आपको तो दिन भर टैक्स देना ही देना है। अच्छा, अब टैक्स की डेफिनेशन को अगर अपन देखें कि भाई टैक्स की डेफिनेशन से जरूरी बातें क्या निकल करके आई है, तो टैक्स की डेफिनेशन में जरूरी बातें देखो क्या क्या है। अगर हम टैक्स को डिफाइन करें, इसमें अभी इस डेफिनेशन को और डिटेल में भी देखेंगे। पहले तो बात क्या बोली गई टैक्स की डेफिनेशन में, ये क्या है? कंपल्सरी एक्सटोर्शन। कंपल्सरी एक्सटोर्शन का मतलब है देयर इज नो ऑप्शन। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई मैं टैक्स आज नहीं दे रहा, कल दूंगा, बाद में दूंगा, अभी नहीं देना चाहता, मेरी तो इच्छा ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यू नीड टू पे टैक्स, आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा, पहली जरूरी बात। दूसरी बात, किस फॉर्म में करना पड़ेगा? मनी के फॉर्म में। आप ऐसे नहीं बोल सकते मेरे घर के बर्तन है या ये मेरे पुराने कपड़े खराब हो रहे, एक काम करो, काम नहीं आ रहे, आप ही पकड़ लो। ऐसे नहीं होगा, पैसा ही देना पड़ेगा और कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है। तो दूसरा क्या है? ये मनी के फॉर्म में देना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। तो जो भी आप टैक्स देते हो वो सब मनी के फॉर्म में ही देते हो। तीसरी जरूरी बात क्या है? क्या हर जो पैसा जो कंपल्सरीली दिया जाता है टैक्स है? नहीं सर, अभी अभी अपन ने पढ़ी थी वो तो सर, हफ्ता वसूली भी कंपलसरी देनी पड़ती है, नहीं तो वहां पे बिजनेस ही नहीं चला सकते। तो इसीलिए क्या बोला गया? अंडर एनी लॉ होना चाहिए। तो टैक्स की डेफिनेशन से तीन बातें निकल करके आई। अब आपको कोई भी पूछे कि भाई टैक्स क्या होता है, तो आपको यह बात बता देनी है कि भाई टैक्स कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी है, अंडर एनी लॉ है। अच्छा, अब बात ये आएगी, कोई आपसे पूछे भाई ये सरकार टैक्स क्यों लेती है? इतनी नॉलेज तो आई थिंक आप में होगी। अभी अभी मैंने बताया कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम है उनको सैलरी बांटनी है, कहां से बांटेंगे? टैक्स से। ये जो सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल चल रहे हैं, कहां से चल रहे हैं? टैक्स के पैसों से चल रहे हैं। जितने भी सरकारी ऑफिसेज, ये रोड जिस पे आप चल के आए हो, गाड़ी चला करके आए हो, वो ट्रेन जिसमें आप चल के आते हो, सरकारी बस जिसमें आप जाते हो, ये सब कहां से है? टैक्स से है। सारा जो सरकारी सिस्टम चल रहा है ना, वो टैक्सेस से चल रहा है। दूसरा सोर्स है फाइन्स। अब तुमने मान लो सिग्नल तोड़ दिया, उस समय आपसे पैसे लिए, तो आप ऐसे बोलोगे सर आज तुम्हें टैक्स दे के आया हूं। वो टैक्स नहीं है, वो आप क्या दे के आए हो? फाइन दे के आए हो, फाइन एंड पेनल्टीज। तो गवर्नमेंट के सोर्सेज ही यही है कि एक तो टैक्स से कमाती है और दूसरा फाइन एंड पेनल्टीज से कमाती है, वो फिर अपने ऊपर ही लगा देती है। अपन से ही फाइन लिया और फिर अपने ऊपर ही लगा दिया जाता है। तो टैक्स क्या होता है ये तो सभी को क्लियर है भाई। चलो सबसे पहली बात ये नोट करेंगे आप, व्हाट इज टैक्स। यहां पे क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज टैक्स, और फिर ये डेफिनेशन लिखनी है आप। अच्छा, टैक्स, डायरेक्ट टैक्स की जो नोटबुक है वो मोटी बनाना, आराम से 300 400 500 पेज तक की भी बना सकते हो, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं तो जल्दी भरती है वो। इनडायरेक्ट टैक्स की छोटी बनाना। इनडायरेक्ट टैक्स को मोस्टली हम बुक से पढ़ेंगे, मैं आपको 2 बुक देने वाला हूं मेरी, उससे अपन पढ़ेंगे। और इसके अलावा आपके अटेम्प्ट के अंदर एक काम और एक्स्ट्रा में करने वाला हूं, क्वेश्चन बैंक का। फाइनल के अंदर तो मेरी क्वेश्चन बैंक आती है, इंटर के अंदर भी आपको एक क्वेश्चन बैंक मिलेगी जिसमें आपकी बुक के सारे क्वेश्चन होंगे। इधर ध्यान दो भाई सब, अपन पढ़ने क्या कैसे वाले, 2 तो कंसेप्ट बुक मिलेगी आपको और 2 क्वेश्चन बैंक मिलेगी आपको। क्वेश्चन बैंक पे ऑलरेडी वर्क चल रहा है। क्वेश्चन बैंक क्या होती है भाई? क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चंस होते हैं। एक तो देखो अपने को अपनी बुक में जो क्वेश्चन है वो तो करना ही है, इसके अलावा इंस्टीट्यूट के पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन भी करने हैं, और एक आरटीपी एमटीपी भी निकालता है इंस्टीट्यूट, वो भी करने हैं, और रेलिवेंट क्वेश्चन ऑफ सीए और सीएस कोर्स जो अपने एग्जाम में आ सकते हैं वो भी करना है। और टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपने यहां पढ़ लिया ना, अब दुनिया का कोई सा ही कोर्स दे दो, आपके बीकॉम सेकंड ईयर में भी टैक्स आएगा। अगर आप में से कोई चाहता है कि सर मैं तो बीकॉम सेकंड ईयर की तैयारी अभी से करना चाहता हूं, तो आप बीकॉम सेकंड ईयर की बुक ले आना और उसके सारे क्वेश्चन कर डालना। आपसे टैक्स जहां भी जो चैप्टर अपन ने पढ़ लिया ना, वो दुनिया में कहीं भी हो फिर वो सारा हो जाएगा। तो आपका बीकॉम के 3 साल का और एमकॉम का जुगाड़ इसी इंटर में होने वाला है। आपको कोई एस सच पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ एग्जाम देने जाना होगा। हाँ जी, तो सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज टैक्स, और जो जिसकी नई कॉपी बनी है तो वो जो भी लिखता है ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः, ऐसे लिखते हैं ना अलग अलग बच्चे, जय श्री श्याम, तो वो जो अपने अनुसार लिख सकता है भाई। नहीं नहीं, ये मत लिखो। निर्मला सीतारमन जी की बातें चलो मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको समझ आएगी, बहुत ही महान फाइनेंस मिनिस्टर है।
रेहान पूछ रहे हैं सर, आई हैव सीन दैट मेनी होटल रेस्टोरेंट एंड शॉप मेंशन देयर जीएसटी आईएन। देखो जीएसटी नंबर बोलते हैं उसको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। अब होता क्या है कि एज पर लॉ जब आप जीएसटी पढ़ोगे ना तो वहां पे लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को जीएसटी नंबर मेंशन करना जरूरी है। अभी मैं इसी में आगे भी बताऊंगा आपको, अभी तो अपन ने पहली बात यही पढ़ी है, इससे पहले तो अपन ये पढ़ रहे थे अपने को इंटर में करना क्या है। अपन जितनी भी चीजें पढ़ने वाले हैं, देखो ये फॉर्म में तो पढ़ने वाले, इसको चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके पढ़ेंगे। हाँ, जो जो देखो आपको एक नोट करने की चीज बता देता हूं। पहली बात, स्पीड फास्ट रखनी है, नहीं तो पेपर पूरा नहीं होगा इंटर के अंदर। तो आपको स्पीड बनाने पे ध्यान देना है, जितना हो सके उतना लिखना है, इस बात का ध्यान रखना भाई। अदरवाइज पेपर पूरा करने में दिक्कत आती है, और आपसे पहले अगर किसी दूसरे बच्चे ने लिख दिया मैं आगे बढ़ा दूंगा। आपका टारगेट ये होना चाहिए अपने को सबसे पहले नोट करना है जो यहां लिखा हुआ है। सिस्टमेटिक नोट्स रखना बड़ा जरूरी है, ये आपको एंड में अभी जब फाउंडेशन के एग्जाम दे के आए हो तो पता ही चल गया होगा। कुछ बच्चे तो इधर उधर नोटबुक मांगते रहते हैं, ये दे दे, इसकी फोटोकॉपी करा रहे हैं, बोले तेरे वाले नोट्स की करा लेते हैं। वो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई, खुद के ही नोट्स रखने हैं, प्रॉपर रखने हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूं बस वही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपको मेंटेन करके रखनी है नोटबुक में। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, सर 15 दिन तो रफ कॉपी में लिखूंगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा तो फेयर बनाऊंगा। 15 दिन का काम कभी नहीं होगा, ठीक है, 15 दिन का काम ही नहीं होगा तुम्हारा। आप सोचो 15 दिन में कितने पेज हो जाएंगे, बाद में क्या लगेगा इसको तो रख लेता हूं साइड में, फिर एंड में उसी कॉपी को ढूंढते सर वही नहीं मिल रही, बाकी तो सब मिल गई। तो वो काम ना करें, और पास होने की टेंशन मतलब पास हो जाओगे। अगर तुमको लग रहा है ना कि भाई सर मेरे तो निकल गए इतने तो सही, तो पास ही है। इंस्टीट्यूट जबरदस्ती फेल नहीं करता, लो इसको पकड़ लिया मैं इसको तो फेल ही करूंगा, वो पास करने के लिए बैठे। तो आराम से 60-70% का परसेंटेज रहता है, वही होपफुली मेंटेन रहना चाहिए। हो गया ये सभी का। अब सर बात आती है, आपको अभी जितने भी आगे के सब्जेक्ट की क्लासेस होगी ना, हर टीचर आके सिलेबस बताएगा कि इसमें ये पढ़ना है, इसमें मैं नहीं बताऊंगा। बोले क्यों सर? इसका सिलेबस भी सिलेबस में है, मतलब वो भी लर्न करना है आपको कि सर हमारे इतने चैप्टर है। क्यों? वो बना हुआ डिजाइनिंग ही ऐसे है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के ऐसे चैप्टर के नाम नहीं बताऊंगा, अगर चैप्टर के नाम बताऊंगा आप घबरा जाओगे, सर इतने सारे चैप्टर है क्या? अगर मैं ऐसे DT-IDT लिखूं 30 चैप्टर मिलेंगे आपको, बट उसमें कुछ चैप्टर एक क्लास के भी है, कुछ बड़े भी है, तो वो सिलेबस कुछ भी नहीं है। बाकी हर सब्जेक्ट में आप सिलेबस देखोगे, लेकिन आने वाली 3-4 क्लासेस के बाद में मैं आपको कुछ चीज पढ़ाऊंगा और मैं बोलूंगा यही आपका सिलेबस है। तो इसीलिए यहां पर एज सच सिलेबस वाली बात एप्लीकेबल ही नहीं है, तो आपको यहां कुछ देखने को नहीं मिले। लेकिन ब्रॉड सिलेबस बता देता हूं। ब्रॉड सिलेबस ये रहा अपना। टैक्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, आपने बचपन से सुना, यही अपना सिलेबस है। अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे अपन, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो मतलब इस सब्जेक्ट की डिजाइनिंग समझो, यहां कोई ऐसे कोर्स निकाल के नहीं दिया या 8 चैप्टर 10 चैप्टर पढ़ा देना सर। यहां पे जो चीज होती है एक्चुअल में, उसी से सिलेबस डिजाइंड है। अब आज के टाइम पे भारत में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स नाम से 2 सब्जेक्ट होते हैं, उसी का सिलेबस बना दिया। अब इसके बारे में बहुत डिटेल में अपन बात भी करेंगे, दोनों में डिफरेंस भी समझेंगे। आपने शायद 10th 11th 12th में भी तो पढ़ा होगा डिफरेंस, पढ़ा था डिफरेंस? क्या पढ़ा बताओ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है? एक बता दो, ये मत बताना भाई तो डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली लगता है, ये नहीं। और कुछ थोड़ा सा याद करो, जोर डालो अपनी बुद्धि पे। चलो ये अच्छी बात बताई इन्होंने कि भाई इनकम टैक्स इज ए टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और जो जीएसटी है आपका वो टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, कस्टम 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 का नाम सुना आपने? ऐसा सुना ये कस्टम का माल है? ऐसा सुना आपने? कपड़े वपड़े आते ना कस्टम के, बोले ये ब्रांड का है लेकिन कस्टम से उठाया हुआ है, ये है ऐसा है। कस्टम का माल क्यों बोलते हैं उसको? कस्टम ड्यूटी की वजह से। एक और टैक्स होता है कस्टम ड्यूटी, आप इसमें पढ़ोगे। फॉरेन से कोई चीज जब इंडिया में आती है तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं, और जब जाती है तो एक्सपोर्ट बोलते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी एक टैक्स लगता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी। वो भी इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। ये सब अभी अपन आगे आने वाले पार्ट में ये सब पढ़ने वाले हैं। तो देखो, आपका टैक्स का सिलेबस अगर आपको जानना है तो पहले तो ये जानना पड़ेगा भाई टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो टैक्स बड़े सिंपली सर, ये तो हमको पहले से भी पता थी, आप नहीं बताते तो भी। टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अभी अपना सिलेबस की डिजाइनिंग आप देखोगे ना,
तो इसमें जो डायरेक्ट टैक्स है वो आपका 50 मार्क्स का है। अभी मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताने वाला हूं पेपर में कहां से क्या आएगा। ये भी 50 मार्क्स का है ऑफिशियली। अब मैं अनऑफिशियली बताता हूं, मतलब जो पेपर में आता है एक्चुअल में वो क्या है, इसको नोट भी करना। फिर आप पेपर में देखो, डायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट टैक्स से आपको मिलेंगे 6 एमसीक्यू, मतलब 12 नंबर के। अच्छा, खास बात यह कि यहां पे भी 2 मार्क का ही एक एमसीक्यू आता है और कोई रीजन नहीं देना होता। तो 2 नंबर का एक एमसीक्यू है, आपको राइट टिक करना है। टोटल 15 एमसीक्यू आएंगे, उसके लिए भी आपको ओएमआर शीट मिलेगी। वो 15 एमसीक्यू आपको ओएमआर शीट पे लिख के दे देनी है। फिर डिस्क्रिप्टिव पार्ट आपको अपनी एक अलग नोटबुक में करना होगा। सर 15 एमसीक्यू में से 6 एमसीक्यू ही आ रहे हैं डायरेक्ट टैक्स से, बिल्कुल। और बाकी जो 9 एमसीक्यू है वो इधर से आ रहे हैं। अच्छा, कभी एक आधा कम ज्यादा भी करते रहते हैं, मतलब इधर से 7 कर देंगे, उधर से 8 कर देंगे, ये करते रहते हैं। अभी रिसेंट पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। अब बात आती है कि सर डिस्क्रिप्टिव कितना आएगा। डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखो, आपके फर्स्ट क्वेश्चन तो आता है एमसीक्यू, उसके बाद जो अगले 7 क्वेश्चन है वो है डिस्क्रिप्टिव। उस 7 में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट टैक्स के। और फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, ये 3 क्वेश्चन होंगे इनडायरेक्ट टैक्स के। हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है। तो अब चलो टोटल करते हैं, मतलब 14 मार्क्स का ऐसे नहीं कि पूरा 14 का, उसमें 2 सब पार्ट बना देते हैं, ए और बी, तो दोनों अलग अलग चैप्टर से होते हैं। इसका टोटल करें कितने नंबर का हो गया। डायरेक्ट टैक्स का टोटल देखो कितना हो गया, 12 मार्क्स के तो ये हो गए। 14 इंटू 4, दोनों को ऐड कर दो, कितने मार्क्स का हो गया, 68 मार्क्स का ये हो गया। ये कितने का हुआ देखो इधर, 18 मार्क्स तो ये, और 3 क्वेश्चन ये 14 मार्क्स के। 42 प्लस 18 60 मार्क्स का ये आपका पेपर आएगा। अब इसमें खास बात आपको एक बात बताऊंगा, पहले क्या होता था, जैसे है ना डायरेक्ट टैक्स सेक्शन ए में है तो ऐसे बनाते थे, सेक्शन है उसमें डायरेक्ट टैक्स के क्वेश्चन, फिर बनाते थे सेक्शन बी उसमें इनडायरेक्ट टैक्स के क्वेश्चन। अब इन्होंने एक बढ़िया काम क्या करा, बोले कोई सेक्शन नहीं बनाएंगे, आपको ये ऐसे मिक्स करके देंगे टोटल क्वेश्चन। अब किसी को इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा लगता है तो वो उसको कर लो ज्यादा, किसी को डायरेक्ट टैक्स अच्छा लगता है तो वो उसको ज्यादा कर लो। मान लो सर मैं तो इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ के ही नहीं गया, सिर्फ डायरेक्ट टैक्स पढ़ के चला गया एग्जाम में, तो भी आप 68 मार्क्स का पेपर कर लोगे, बट ऑफिशियली तो 50 ही लिखा हुआ है। मतलब 18 नंबर ज्यादा अटेम्प्ट करके आ सकते हो आप एक्चुअल एग्जाम। और कोई बच्चा देखो स्ट्रेटेजी वाइज सोचो, अगर हम डायरेक्ट टैक्स पूरा कर ले 68 तो ये, और इनडायरेक्ट के एमसीक्यू कर ले 18 नंबर के, कितने नंबर हो गए सोचो। 68 प्लस 18 मार्क्स कितने हो गए, इतने जल्दी बताना चाहिए, अभी तो मैथ्स पढ़ के आए हो। 86 मार्क्स, 86 मार्क्स का पेपर सिर्फ डायरेक्ट टैक्स और आईडीटी के एमसीक्यू करके कर सकते हो, आपकी प्लानिंग के ऊपर है। लेकिन सर उल्टा भी तो हो सकता है, किसी को इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा लगे, आसान लगे, वो लगना भी है आपको। मतलब क्या है, डायरेक्ट टैक्स में जहां अपने को लगभग 100 से 120 घंटे लगने हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में 40 से 50 घंटे ही लगने हैं। तो मतलब इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स के कंपेरेटिवली 50% ही है, मतलब आपको आधा पढ़ना है और नंबर लगभग लगभग सेम मिलने हैं। और छोटे छोटे चैप्टर और है इसमें, तो बड़े बड़े चैप्टर है इसमें, छोटे छोटे चैप्टर और है। तो इनडायरेक्ट टैक्स अपन थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले डायरेक्ट पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा ये है। इनडायरेक्ट टैक्स तो छोटा है, इसको कम टाइम में भी अपन कवर कर पाएंगे। तो ये अपना सिलेबस का करिकुलर होने वाला है, इसी के अकॉर्डिंगली आपको प्लानिंग करनी है कि फ्यूचर में अपन इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तब भी आपको बैठ के सोचना है, बाकी क्लास में भी मैं बताता रहूंगा। तो ये हो गया अपना पेपर पैटर्न, भी बोल सकते हो कि पेपर कैसा आएगा, और इसको नोट भी कर लो, ये पढ़ भी रहे हैं अपन। ये अपने सिलेबस का हिस्सा है, टाइप्स ऑफ टैक्स। यस रिद्धि, आपका आंसर सही था। अथीरा आपने तो बहुत ही अलग प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव, बहुत मतलब एडवांस लेवल का आंसर दिया है।
अच्छा, अथीरा, ये नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है। कोई साउथ की मूवी में था क्या ये? अधीरा था, है ना? किसमें था बताना, अथीरा? आथीरा है या अथीरा है, ये भी कंफर्म करना। फर्स्ट तो आथीरा, सेकंड मैंने बोला अथीरा, अब दोनों में से बताना कौन सा है। और अधीरा तो मैंने सुन रखा है। कहाँ से, कौन सी सिटी से आथीरा, आप बताइएगा। फर्स्ट वन, ठीक है, आथीरा। केरला से है, ओके। केरला तो बढ़िया जगह, कौन सी जगह है आप बताओ। कभी हम टूर पे आएंगे तो आपके पास ही आएंगे फिर। अच्छा, केरला से आपको हिंदी समझ आती है, यही बढ़िया बात है। आप केरला से हो गया हैं? आप कहाँ से हो केरला से? एलेपी? एलेपी तो घूमने की जगह है, लोग घूमने जाते हैं। तुमको आती, सही बात है। सर, साउंड इज नॉट क्लियर। हिंदी समझ आती है आपको? यही पूछ रहा था मैं। ये एक और है हमारे पास, एल्विन। मुन्नार है केरला में, इसको छुट्टी देनी पड़ेगी ना लेकिन फिर। बोले सर मैं भी आ रहा हूँ। चलो, हो गया सभी का ये। अब जनरल बात करते हैं। देखो, अभी स्टार्टिंग की क्लास में मैं आपको जनरल बातें बताऊंगा। एक लिखो इंपॉर्टेंट जनरल नोट। अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या, इनकम लीगल हो या इलीगल हो टैक्स तो लगेगा। तो ये नोट लिख लो, जनरल नोट। ऐसे डेली मैं आपको कुछ जनरल नोट बताऊंगा, जनरलाइज। जनरल नोट में फर्स्ट, टैक्स विल बी चार्ज्ड। फर्स्ट नोट है ये, ना? टैक्स विल बी चार्ज्ड वेदर income is legal or illegal. Tax will be charged whether income is legal or illegal. ये फर्स्ट नोट हो गया। अब सेकंड नोट सुनो। सेकंड नोट से रिलेटेड घटना अभी मेरे पास 2-3 दिन पहले ही हुई थी। अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ था कि मेरे बाल बहुत बढ़ गए थे, शेविंग बहुत बढ़ गई थी। तो मैंने बोला यार टाइम तो है नहीं। तो मेरे राइट हैंड ने काम कि भाई मैं बना देता हूँ, शेविंग तो बना ही दूंगा। तो इसने मेरी शेविंग बना दी। तो लेफ्ट हैंड बोला यार तू तो बहुत बढ़िया आदमी है, तो लिए ले 100 रुपए। तो मेरे राइट हैंड ने मेरे लेफ्ट हैंड से 100 रुपए कमा लिए। अब मैं इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम सोच रहा हूं कि मैं इनकम के अंदर 100 रुपए तो ये दिखाऊंगा भाई। ऐसी शेविंग एक बार में बनाई, मान लो मैंने 50 बार बना दी, तो 5,000 रुपए कमा लिए अपन ने। तो बोले कहां से कमाए, सोर्स? बोले लेफ्ट हैंड ऑफ अक्षय सर, यहां से कमाए भाई। बोले ये क्या बात हुई भाई? बोले क्या कोई खुद से ही इनकम कमा सकता है क्या? सवाल ही आया, क्या कोई खुद से ही इनकम अर्न कर सकता है क्या? कोई इनकम बता रहा है, बोले यार अपनी इनकम तो कम दिख रही है, अपने को थोड़ा लोन वोन लेना है तो ज्यादा बतानी है। तो उस आदमी आदमी ने क्या करा, बोले यार 1 लाख रुपए कमाए मैंने। कहां से कमाए? बोले मैंने खुद को ही दे दिए, खुश करने के लिए। कई होते हैं ना लड़कियां, मैं खुद की फेवरेट हूँ, इस टाइप से। तो वह इस तरीके से हो गया। तो खुद ने खुद को ही दे दिया। तो क्या ये कर सकते हैं क्या इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग? नहीं कर सकते भाई। कोई खुद से इनकम नहीं कमा सकता। यही सेकंड नोट लिखिए अपना। नो वन कैन अर्न इनकम, नो वन कैन अर्न इनकम फ्रॉम हिमसेल्फ। नो वन कैन अर्न इनकम फ्रॉम हिमसेल्फ। अच्छा, अब आपको एक चीज ढूंढ के लानी है, मैं आपको काम दे रहा हूं। भारत में कितने लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और कितने लोग टैक्स पे करते हैं, ये आपको ढूंढ के लाना है। कितने करते होंगे, चलो एक बार अंदाजा लगाओ ऐसे। भारत की पॉपुलेशन कितनी है पहले तो ये बताओ। 140 से 150 करोड़ है, ठीक है। कितने परसेंट लोग है ना रिटर्न भरते होंगे? 10%। 10% हो गया लगभग 14 करोड़, है ना? आप बताओ, और किसी का कोई अंदाजा? अक्षिता बोल रही 4-5 तो बहुत ही कम हो गया। वही सही है, लगभग 7 करोड़ लोग जो है ना वो रिटर्न भरते हैं। 7 करोड़ लोग ही रिटर्न भरते हैं 140 करोड़ में से।
और एक और इंटरेस्टिंग बात है, मैंने तो क्या बोला, रिटर्न भरते हैं। रिटर्न भरने का मतलब टैक्स भरना नहीं होता, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। कई लोग जीरो की रिटर्न भरते हैं, ऐसा होता है ना, अपनी तो नील की रिटर्न भरवा दो, जीरो इनकम, या कोई लाख रुपए 2 लाख रुपए। अभी आपको मैं टैक्स निकालना सिखाऊंगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि आप लोगों को ये भी बताओ, चलो इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन, इनकम निकालना ज्यादा लंबा काम होगा या टैक्स निकालना? टैक्स निकालना तो मैं आपको इसी चैप्टर में सिखा दूंगा बेसिक्स में, फिर अपने आस पड़ोस सबको पकड़ के टैक्स निकालते रहना उनके। अभी वो होता ना टीटी, हाँ भाई इनकम बताओ, टैक्स निकाल, इतना बन रहा है। ये काम कर सकते हो आप बेसिक्स चैप्टर पढ़ने के बाद ही, बट इनकम निकालना सीखने के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो सर इनकम क्यों निकालें, ये तो पता ही होती है खुद को, ये भी सवाल आएगी, लेकिन आपको आगे जाके अगली क्लास में ये पता चलने वाला है। तो पहली बात तो लंबा काम क्या रहेगा, इनकम निकालना। दूसरी चीज, अभी मैंने बताया कि भाई कितने लोग रिटर्न भरते हैं, लगभग 7 करोड़ के लगभग जो लोग हैं रिटर्न भरते हैं। बट रिटर्न भरना और टैक्स भरना अलग होता है। रिटर्न तो आप जीरो इनकम का भी भर सकते हो, मेरी इनकम है कितनी, जीरो, रिटर्न में तो वही दिखाते हैं, और टैक्स भरना अलग बात होती है। तो आपको करना क्या है कि आपको एक वेबसाइट में बता रहा हूं, उस पर जाना है आपको। आपको ऐसे लिखना है, इनकम टैक्स भी लिख दोगे ना ऐसे, तो वही वेबसाइट आएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। आपको इन फ्यूचर जाके काम सिखाने वाला हूं मैं। जैसे कई लोग आपने देखा होगा पैन कार्ड बनाते हैं, पैन कार्ड बनाने के कितने रुपए लेते हैं, 200 300 रुपए ऐसे कुछ लेते हैं। आप खुद ही बना सकते हो 15 मिनट में। कल ही बनवाया है? अच्छा, कितने का बना? 72 रुपए का? कहीं से बनवाया या खुद ही बनाया? खुद ने बना लिया, बढ़िया बात है। देखो ये बताएगा भी आपको फ्यूचर में कैसे बनाते हैं, और उससे रिलेटेड मैं आपको टॉपिक्स भी पढ़ाऊंगा कि इसने जो ये पैन कार्ड बनाया है इसकी जरूरत क्या है, कहाँ कहाँ लगाना इसको जरूरी है। कई जगह देखते हो ना आप, 50,000 से ज्यादा कैश डिपॉजिट करा रहे हैं तो पैन कार्ड मांग रहा है, होटल में भी पैन कार्ड मांगता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। देखो ये अपना जो है, अपना सब कुछ यही है इनकम टैक्स के लिए। इनकम टैक्स की वेबसाइट, यहीं से रिटर्न भरे जाते हैं। जो आप देखते हो ना इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह, वो सब कुछ इसी वेबसाइट से भरे जाते हैं। अब इस वेबसाइट के ऊपर जो है बहुत सारा डेटा होता है। ये देखो, आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले आधार लिंक करा लो पैन कार्ड से, फ्री में होता है, उसके भी 1000 1000 रुपए ले रहे थे। तो यहीं से होता है बस। आज के समय तो काफी लोगों के हो गए। और इनकम टैक्स से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन, कितने लोग रिटर्न भरते हैं, क्या होता है, वो सब आपको यहीं मिलेगी। ढूंढनी, इसको थोड़ा देखना कि इस वेबसाइट पे है क्या। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तो अपन ने बहुत जनरलाइज बातें करी है। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे बढ़ेंगे और बाकी बातों को करेंगे। व्हाट इज टैक्स अपन समझ चुके हैं ऑलरेडी, और भी काफी सारी चीजें जो है वो आने वाली है। ये जो डेफिनेशन अपन ने पढ़ी, ये डेफिनेशन ऐसी ही क्यों बनी, इसका रीजन अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।